अब ये चैप्टर थोड़ा सा वही समरी टाइप की है जो अपने ऊपर में पढ़े, बोले थे ना एक ही चीज को दो तीन बार लिखा हुआ होगा, कैश मार्केट ट्रेंड ट्रांजैक्शन डेरिवेटिव के साथ कैसे कैसे क्या, वही सब चीजें। चलो तो फटाफट आगे बढ़ेंगे, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं। एडवांटेजेस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसमें शुरू में कुछ कुछ चीज ऐसे ही क्रॉप हो जाना चाहिए सर। ये लेवरेज, कम से रुपए देके बड़ा एक्सपोजर बन सकता है। बी लिक्विडिटी, जो अपने पहले पढ़े कि लिक्विड रहता है कंपैरेटिवली टू कैश मार्केट ट्रांजैक्शंस। कैश मार्केट ट्रांजैक्शन से उतना माने अंडरलाइन पे डेरिवेटिव की वजह से कम इफेक्ट होगा कंपैरेटिवली टू कैश मार्केट ट्रांजैक्शंस। तो वही सबके बारे में। और क्या क्या एडवांटेज हो सकता है डेरिवेटिव्स में। सपोज तुमको निफ्टी का एक्सपोजर मिला है, निफ्टी में भाई 50 स्टॉक है, उसमें भी सबका अलग अलग वेट्स है, सब उठाने जाएंगे, कितना टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा निफ्टी का कॉल ऑप्शन ले लो, निफ्टी फ्यूचर्स बाय कर लो, एक ही ट्रेड में काम हो गया ना। वरना 50 स्टॉक लो, 50 स्टॉक का ट्रांजेक्शन कॉस्ट कौन देगा, यहाँ पे एक में ही काम हो गया। तो बहुत इजीली आप एक्सपोजर अपना एडजस्ट कर सकते हो यूजिंग डेरिवेटिव्स, जो अपने उस समय चैप्टर में पढ़ेंगे। स्पेक्यूलेटिंग, अगर एग्जिस्टिंग रिस्क बढ़ रहा, हेजिंग, अगर एग्जिस्टिंग रिस्क कम हो रहा। एबिलिटी टू चेंज रिस्क एलोकेशन, ट्रांसफर रिस्क एंड मैनेज रिस्क। तो देखो अब ऊपर में जो अपने कुछ कुछ पॉइंट्स किए थे एडवांटेजेस ऑफ डेरिवेटिव, उसमें एक और भी पूछा है। पोर्टफोलियो मैनेजर कैन इंक्रीज और डिक्रीज एक्सपोजर टू अ रिटेल मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी। मैन्युफैक्चरर कैन हेज एक्सचेंज रेट रिस्क ऑफ एंटिसिपेटेड रिसीट्स एंड पेमेंट्स। किसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, बाहर सेल हुआ, 3 महीना बाद पेमेंट मिलेगी, पेमेंट होगा $1000। तो भाई आज के रेट में अगर $100 का डॉलर का रेट है, कल थोड़ी 3 महीना बाद थोड़ी 100 होगा, हो सकता है घट जाए, हो सकता है घट जाए। तो वो हेज करेगा, कैसे करेगा भाई, फॉरेन एक्सचेंज में सेल कर दो, करेंसी सेल कर देगा। तो उस केस में वैसे उसका हेज हो जाएगा। उसका $1000 है ना, वो करेंसी मार्केट में जाएगा, $1000 सेल कर देगा फॉरवर्ड या फ्यूचर्स, तो वहां से पेमेंट आएगा, वो इसको सेल कर देगा, और अभी वो ₹1,00,000 ले लिया। इशूअर ऑफ अ फ्लोटिंग रेट नोट कैन चेंज टू अ फिक्स्ड रेट ऑब्लिगेशन। मतलब अब जैसे अपने स्वैप किए थे, तो सपोज हम लोग कर रहे थे वी विल पे 6% एंड वी विल रिसीव MRR, वी आर पेइंग फिक्स्ड, वी आर रिसीव फ्लोटिंग। अब हम लोग एक और स्वैप में करें, इसमें हम लोग को मिल रहा है 6%, हम लोग पे कर रहे हैं MRR, तो ये नलिफाई हो गया। वही चीज कि वी कैन चेंज आवर एक्सपोजर फ्रॉम अ फिक्स्ड रेट टू अ फ्लोटिंग रेट एंड वाइस वर्सा। जैसे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट रिस्क एक्सपोजर्स दैट आर नॉट अवेलेबल इन द कैश मार्केट। फॉर एग्जांपल, ओनर ऑफ अ कॉमन स्टॉक कैन बाय पुट्स दैट एक्ट एज अ फ्लोर और द सेल प्राइस ऑफ देयर शेयर्स। मान लो तुम्हारा ही कंपनी है, अब प्राइस क्रैश कुछ भी हो सकता है, तो भाई तुम ही पुट ऑप्शन लेके बैठ गए, कम से कम इतना तो मिल जाए हमको लिक्विडेशन में। तो इट एक्ट्स एज अ फ्लोर वैल्यू, रिड्यूसिंग डाउनसाइड रिस्क ऑफ द स्टॉक। पुट का प्रीमियम लग रहा है लेकिन डाउनसाइड रिस्क तो बच गया। एंड इन्वेस्टर कैन एक्वायर द अपसाइड पोटेंशियल। भाई आप कॉल ऑप्शन ले लो, अगर आपको डाउनसाइड रिस्क नहीं चाहिए, आप कॉल ऑप्शन ले लो, नीचे जाएगा आप फाड़ के फेंक देना, ऊपर जाएगा तो आप प्रॉफिट। इंफॉर्मेशन डिस्कवरी, जो अपने अब शुरू में बात की कि डेरिवेटिव से इतना इजीली इंफॉर्मेशन आउट नहीं होता है जितना इजीली कैश मार्केट से हो जाता है। कैश मार्केट में बायर जल्दी दिख जाता है कंपेरेटिव इन डेरिवेटिव्स। ऑप्शन प्राइसेस डिपेंड ऑन मेनी थिंग्स, जैसे इसको हम लोग ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं, तो इसमें माने टाइम डीके रहता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी रहता है, बहुत कुछ रहता है। एंड वन some we can observe, some we cannot. The expected future price volatility of the attorney. We can use values of these variables together with the current market price to estimate future volatility that market participants expect. ये अपने सिलेबस में नहीं है, सब L2 में कवर। कहने का मतलब है, जैसे सपोज देयर इज दिस इक्वेशन x plus 5z, अगर y और x का वैल्यू है तो z निकल जाएगा, सिमिलरली x और z है तो y निकल जाएगा। एनी टू वी कैन गेट द थर्ड। तो ऑप्शंस में मान लो देयर आर 5 डिफरेंट फैक्टर्स, वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट 4, फिफ्थ हम लोग निकालेंगे। यही बोला गया कि बहुत सारे फैक्टर्स है, सब ऑब्जर्वेबल है, सब नॉन ऑब्जर्वेबल। तो जो ऑब्जर्वेबल है वो हम लोग को पता है, वो ये 4 वेरिएबल्स है जो हम पुट इन मारेंगे।
अनऑब्जर्वेबल क्या है? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जो हम लोग बैक कैलकुलेट करके निकालते हैं। जो जो मार्केट थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, इसीलिए वो विक्स लेवल होता है, VIX। अगर बढ़ रहा होता है तो वी से वेरी सेंटिमेंट हो रहा है, डर का माहौल ज्यादा हो रहा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा एक्सपेक्टेड। करेक्ट नहीं करे तो इट्स ओके, नॉट रिक्वायर्ड। फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट एक्सपेक्टेड प्राइसेस ऑफ देयर अंडरलाइंग प्राइसेस। अब फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स देखो एक कंसेप्ट होता है, ये हम लोग आगे डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे। आज के डेट में जो प्राइसेस होता है उसको हम लोग स्पॉट मार्केट में होता है कि भाई अभी 100 रुपए लेना तो ले लो। मान लो हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम लोग 30 दिन बाद का करेंगे, तो इस केस में नॉर्मल कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है। आज के डेट में अगर आप 30 दिन बाद का कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर रहे हो तो प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है नॉर्मली। सपोज ये 102, आज के डेट में अब 30 दिन बाद का प्राइस 102 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बेस्ड ऑन दिस 102 वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो टुवर्ड्स 102, द प्राइस टू गो टुवर्ड्स 102 इन 30 डेज। ज्यादा हो गया? फॉरवर्ड प्राइस, फ्यूचर प्राइस ये है, तो वी कैन एक्सपेक्ट द करंट प्राइस टू गो टुवर्ड्स 102 इन 30 डेज। वही चीज है, फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट एक्सपेक्टेड प्राइसेस इन द अंडरलाइंग। ये क्यों ज्यादा होता है उसको पूरा चैप्टर है तो तब कर लेंगे। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स अक्रॉस मैच्योरिटीज कैन बी यूज्ड टू इन्फर एक्सपेक्टेड फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स एंड इवन सेंट्रल बैंक डिसीजंस ओवर टाइम। मतलब अभी अपने स्वैप का बात किए कि 2 साल 3 साल का भी हम लोग स्वैप में जा सकते हैं, तो सीरीज ऑफ पेमेंट्स एक्सचेंज हो रहा है, इसको ऐसे और स्वैप में जाएंगे और सिंपल कर देते हैं। मान लो हम लोग बैंक में गए FD करने, तो हम लोग बोलते हैं अगर आप 1.5 साल तक का FD करते हो तो 6.75, अगर आप 2 साल का FD करते हो तो 7, आप 3 साल का FD करते हो तो 6.5। ये क्या तरीका है? ज्यादा देर के लिए करे तो भी कम करते रहे। तो ये सबसे क्या होता है, हम लोग एक एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि जो यील्ड कर्व है वो किस तरफ है, इस टाइप से है या इस टाइप से है, तो हम लोग फ्यूचर का एक्सपेक्टेशंस उस हिसाब से करते हैं। बाकी फिक्स्ड इनकम में पढ़ेंगे। Operational advantages. Compared to cash market, derivative have several advantages. Operational advantages क्या क्या है देखो। डेरिवेटिव्स में हम लोग शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, जो कैश मार्केट में नहीं कर सकते। आपके पास शेयर नहीं है तो आप सेल नहीं कर सकते, कैसे करोगे? आपको तो इंट्राडे उसी दिन कवर करना पड़ेगा। सोचेंगे शॉर्ट करके कैरी करेंगे तो वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? सपोज वो बायर है, उसने तो पूरा पेमेंट दे दिया तुमको, तुम बोले हम तुमको 2 हफ्ता बाद शेयर देंगे, तो मानेगा थोड़ी? वो तो पैसा तुमको आज दे चुका, उसको उसका डिमांड में शेयर चाहिए, तो तुम्हारे पास शेयर होना भी तो चाहिए देने के लिए। तो पुट ऑप्शन उस समय क्या होता है भाई, तुम कैरी कर सकते हो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री किया 30 दिन बाद का। तो डेरिवेटिव्स में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, फ्यूचर्स आप शॉर्ट सेल कर सकते हो कि भाई वो एक्सपायरी हो जाएगा 30 दिन बाद, तब सेटलमेंट हो जाएगा। कैश मार्केट में आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, फिर आपको बोरो करके शॉर्ट करना पड़ेगा मार्केट में। तो डेरिवेटिव इंक्लूड ग्रेटर ईज ऑफ शॉर्ट सेलिंग, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ग्रेटर लेवरेज एंड ग्रेटर लिक्विडिटी। सब ऊपर में जो इतना सारा पॉइंट्स में दिया था एक लाइन में दे दिए प्रीवियस चैप्टर में, बस इसमें कुछ मार्क नहीं करना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जस्ट रीड थ्रू। देखो अब देखो, अब मान लो एक मार्केट में हम लोग देख रहे हैं उस XYZ स्टॉक, हम लोग के हिसाब से इस XYZ का वैल्यू होना चाहिए लेट्स से 150, ये होना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं इस मार्केट में अभी इसका प्राइस चल रहा है, ये बिड आस्क है, वॉल्यूम नहीं है, काम नहीं है। अगर हम लोग मान लो थोड़ा हजार क्वांटिटी भी इसमें नहीं है मारने जाएंगे तो भी नहीं आना, तो ये सब टाइप में हम लोग क्या करेंगे, अरे छोड़ तो कुछ और पकड़ लो। क्यों? आज अगर लेने में 10 रुपीज का स्प्रेड लग रहा है, जब बेचेंगे फिर से 10 रुपीज का स्प्रेड लगेगा, तो भाई उतना तो अंडर वैल्यूड ही नहीं है। मान लो अगर उतना अंडर वैल्यूड हम बना भी दे तो भी उसमें वॉल्यूम तो होना चाहिए कि हम 1000, 2000, 5000 जितना भी हमको एक्सपोजर लेना है उतना शेयर्स हो पाए।
तो व्हाट हैपेंस, अगर बिड आस्क स्प्रेड ज्यादा होता है, लिक्विडिटी नहीं होता है, या ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, मार्केट बिकम्स इनएफिशिएंट, लोग काम नहीं करेंगे उस मार्केट में, छोड़ दो, दूसरा मार्केट पकड़ो जो ज्यादा लिक्विड है, उसमें ज्यादा काम होता है, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी। तो वही चीज है कि सिंस अभी अपने ऊपर पड़े कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है, लिक्विडिटी ज्यादा है, लेवरेज भी आप यूज कर सकते हो और शॉर्ट सेल्स भी कर सकते हो, तो जब ये सब चीज हो जाता है तो मार्केट अपने आप एफिशिएंसी की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ अंडर वैल्यूड है वो हाथों हाथ आर्बिट्राज आके उसको खत्म कर देगा, कुछ ओवर वैल्यूड है अपने आप उसमें आर्बिट्राज आके उसको तुरंत खत्म कर देगा, क्योंकि लिक्विडिटी है मार्केट में, शेयर्स का काम होता है मार्केट में। अभी अपने ऊपर पड़े कि सर लेवरेज एक एडवांटेज है, अब उसको रिस्क बोल के वापस से सेम यूज किया जाए, क्योंकि भाई डाउन साइड में वो A to Z भी कर देगा तुम लोगों को। द इम्प्लिसिट लेवरेज गिव्स द मच मोर रिस्क देन द कैश मार्केट इक्विवेलेंट्स। तो एग्जांपल करेंगे, ये सब अपने को बार बार पढ़ने का जरूरत नहीं। जैसे अपने वो जो एग्जांपल लास्ट चैप्टर में किए थे, 5,000 रुपया अपने पास था, मान लो हम लोग के पास 20,000 का कैपिटल है, हम लोग 1 लाख का एक्सपोजर ले लिए, 5 टाइम्स का एक्सपोजर ले लिए, मान लो 1000 शेयर्स, शेयर प्राइस अगले दिन हो गया 98, कितना परसेंट शेयर प्राइस ड्रॉप किया? 2%। हम लोग का लॉस कितना हो गया? 2 रुपया करके 1000 शेयर में, कैपिटल कितना था, जिसमें से कितने का लॉस हो गया, कितना परसेंट हो गया? 20 था, 2 गया, लॉस परसेंटेज कितना है? लेकिन स्टॉक कितना घटा था, लेकिन अपना लॉस कितना हो? 5 टाइम ज्यादा हो गया ना, क्योंकि 5 टाइम ज्यादा लेवरेज था। तो ये एक इनहेरेंट रिस्क है इन डेरिवेटिव्स। लेवरेज अब प्रॉफिट में 2% बढ़ेगा तो बनेगा भी 10%, लेकिन रिस्क ये है कि भाई नीचे जाएगा तो भी सेम सिचुएशन, लॉस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रॉफिट भी मल्टीप्लाई होगा। सपोज करो अब 102 हो गए, अब अच्छा लगेगा एग्जाम, तो ये तो 2% बढ़ रहा, लेकिन प्रॉफिट हो गया वापस से अपना 2000, विच इज 10%। एक ही दिन में पैसा 10%। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं बेसिस थोड़ा। अब मान लो हम लोग फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं, ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, तो ऑप्शंस में अपने क्या बात की है, इट इज स्टैंडर्डाइज्ड। तो अगर 30 जुलाई का डेट है तो 30 जुलाई को ही एक्सेस माने वो एक्सपायरी डेट है। अब हम लोग को एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जो 2 अगस्त तक जाए। मान लो पेमेंट आना है 2 अगस्त को, फॉरेन का पेमेंट है, हेज करने के लिए हम लोग 30 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिए, लेकिन अभी भी 2 दिन बच रहा है ना, जिसका एक्सपोजर अभी भी अपना पूरा पूरी ओपन, वो 2 दिन में कुछ 19-20 हो गया तो अपना 21 हो जाएगा। दैट इज बेसिस रिस्क। टू सम एक्सटेंट जो एक्सपोजर अपने को चाहिए, डेरिवेटिव अगर उसको मैच नहीं करता है, दैट रिस्क इज नोन एज बेसिस रिस्क। एक बार वापस से, टू सम एक्सटेंट, नॉट एंटायरली, वरना तो बेकार। टू सम एक्सटेंट जो अपने को हेज करने के लिए एक्सपोजर चाहिए या स्पेकुलेट करने के लिए अगर एक्सपोजर चाहिए, अगर रियलिस्टिकली वो डेरिवेटिव थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है, एक्सपोजर डिफरेंट क्रिएट करता है, दैट रिस्क इज नोन एज बेसिस रिस्क। व्हेन द अंडरलाइंग ऑफ अ डेरिवेटिव differs from a position being hedged with the derivative. जैसे suppose a manager with a portfolio of 50 large cap stocks selling a forward with S&P 500 as the underlying would hedge the risk। मतलब अपने इसको इंडियन एग्जांपल बना लेते हैं। मान लो अपने मैनेजर है, अपने रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, निफ्टी के जो भी हैवी वेट्स है, हम लोग ने सब में 30 स्टॉक्स में हैवी वेट्स बना लिए। निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते, हम लोग का एक्सपोजर इज एट 30 स्टॉक्स। हम लोग को लग रहा है मार्केट खराब जा रहा, अब ऑप्शन क्या है, यहाँ पे सारा 30 स्टॉक बेचो। अच्छा 30 स्टॉक अगर हम लोग बेच देंगे तो हम लोग का कैपिटल गेन का भी टैक्स लग जाएगा, क्योंकि नीचे में उठाया। दूसरा चीज क्या होगा,
भाई उतना टाइम भी तो होना चाहिए कि 30 स्टॉक एग्जीक्यूट हो, टर्नओवर भी बढ़ जाएगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। मैनेजर क्या करेगा, एक काम करो निफ्टी का पुट करो या निफ्टी पे दो। क्यों? क्योंकि निफ्टी का तो हैवी वेट्स में है ही एक्सपोजर। तो अगर ये घटेंगे तो निफ्टी भी घटेगा, तो ये घटेंगे तो लॉस होगा, लेकिन निफ्टी घटेगा, हम लोग निफ्टी सेल किए तो निफ्टी में प्रॉफिट हो जाएगा, तो एक्सपोजर कम हो गया, ओवरऑल रिस्क कम हो गया। विच मींस ओवर सपोज हम लोग का 30 स्टॉक्स में पोजीशन क्रिएटेड है, सब निफ्टी का हैवी वेट्स। हम लोग को थोड़ा डाउन साइड का डर लगा कि भाई क्रैश हो गया तो पूरा पोर्टफोलियो का मदर सिस्टर हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी को सेल कर देंगे। अब निफ्टी में तो 50 स्टॉक का एक्सपोजर है, हम लोग फिर भी निफ्टी को सेल कर देंगे। इससे क्या होगा, अगर क्रैश आता है इसमें लॉस होगा, इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, एडजस्ट हो गया, एक्सपोजर कम हो गया, हेज हो गया। मान लो मार्केट तेज हो गया, स्टॉक्स में प्रॉफिट होगा, निफ्टी में लॉस हो जाएगा, तो ओवरऑल अगेन एक्सपोजर क्या हो गया, कम हो गया। विच मींस ओवर अब ये एग्जैक्टली मैच थोड़ी करेगा, क्योंकि इसमें 50 स्टॉक है, इसमें 30 स्टॉक है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा ना। दैट इज ड्यू टू बेसिस कि 19-20 होगा एक्सपोजर में, हो सकता है एग्जैक्ट मैच एक्सपोजर नहीं हो। जैसे 2 तारीख का करना था, 35 जुलाई का डेटा क्या करें, 2 दिन का एक्सपोजर रखना पड़ेगा, but would not eliminate it because of the possibility that returns on the portfolio and the returns on the index may differ. दोनों में डिफरेंस हो ही सकता है, 30 स्टॉक है 50 स्टॉक है। It also arises in a situation when an investor's horizon and settlement date differ, जैसे जो अपने बात की 2 अगस्त है 30 जुलाई, बस ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब आते हैं लिक्विडिटी रिस्क। नॉर्मली व्हेन वी से लिक्विडिटी रिस्क, हम लोग बोलते हैं कि माल जल्दी नहीं बिक रहा एट मार्केट प्राइस, उसको लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं। 100 का चीज है तो भाई 100 में बिकना चाहिए, अगर बिक रहा है तो लिक्विडिटी है। जब अपने डेरिवेटिव्स का बात करते हैं, अपने शुरू में तो एडवांटेजेस में बोल रहे थे भाई तो बहुत लिक्विड है, तो इसमें लिक्विडिटी रिस्क थोड़ा अलग है। इसमें व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से लिक्विडिटी रिस्क, जैसे अपने बोले थे कि ये तो एक्सचेंज के थ्रू है तो मार्जिन होता है, मार्जिन होता है मतलब मार्क टू मार्केट होता है। फिर अपने एक एग्जांपल किए थे लास्ट चैप्टर में कि अपना लिमिट 5000 था लॉस का, वो हिट हो गया था लेकिन फोन नहीं आया क्योंकि फॉरवर्ड था, फिर हम लोग लास्ट में प्रॉफिट में निकले थे। लेकिन सेम सिचुएशन अगर फ्यूचर में होता तो क्या होता, फोन आता, हम लोग सॉरी बोल देते, वो भी सॉरी बोल के फोन काट के सौदा बराबर कर देता। तो जब मार्जिन कॉल अगर आ जाता है आपका पोजीशन पे एंड आपके पास कैश नहीं है तो वो लिक्विडेट हो जाएगा। तो सपोज करो अपने मान लो फार्मर अपना वेट अपने को सेल करना था 2 मंथ्स बाद, मान लो हम लोग 100 रुपए में सेल करके छोड़ दिए, प्राइस भाग गया, हम लोग तो सेलर है, हम लोग का लॉस हो रहा है। ऐसे लॉस नहीं है क्योंकि यहाँ पे उगेगा तो वहां पे बेच देंगे, उसको डिलीवरी पकड़ा देंगे, तुम रखो मेरा 100 रुपए आ गया। तो थियोरेटिकली वी आर एट नो रिस्क, जितना उग रहा था उतना बेच दिया, अब प्राइस भाग गया, शुरू में 102 तक गया, 3 तक गया, कोई फोन नहीं आया, इट्स ओके। अब प्राइस भाग के 110 चला गया। अब फोन आ गया कि भाई अभी तो 30 दिन हुआ है, 30 दिन अभी भी बाकी है, तुम मार्जिन दो। ऐसे उसके पास कुछ नहीं होता, तो अब उसको 10 रुपया करके जितना भी शेयर्स पे था उसका मार्जिन देना पड़ेगा। मार्जिन नहीं देगा तो क्या होगा, पूरा एक्सपोजर खत्म। मान लो मार्जिन नहीं दे पाए, उसका एक्सपोजर खत्म, अगले दिन फिर शेयर घट गया, उसका तो फ्री फोकट में लॉस हो गया, पूरा मार्जिन साफ हो गया। दैट इज लिक्विडिटी रिस्क। इफ यू आर अनएबल टू पे मार्जिन, मार्जिन कॉल जब होता है और उसके बाद आपका सौदा ये क्या नाम है सेटल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क। काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क, इसमें ऑलरेडी अपने बात के लिए होता ही नहीं, सॉरी नहीं बोल नहीं सकता, बात ही खत्म, मार्जिन है, मार्क टू मार्केट है, मार्जिन है, इसमें कोई सॉरी पॉरी का लफड़ा। सेलर फेसेस नो काउंटर पार्टी रिस्क, सबसे पहले तो ये क्लियर है। क्यों? क्योंकि उसको सबसे ज्यादा क्या मिल सकता है, प्रीमियम, वो डे 1 से लेके बैठे,
तो उसको जितना मिल सकता था वो लेके बैठ चुका, तो सेलर का कोई काउंटर पार्टी रिस्क हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम होगा तो किसका होगा, बायर का होगा, वो भी अगर सीसीएच है, सेंट्रल क्लियरिंग हाउस है, तो वो भी नहीं है। बायर विल बी ओड एट सेटलमेंट, बायर फेसेस काउंटर पार्टी रिस्क, बस यहाँ पे वो भी लिख देंगे इन केस ऑफ सीसीएच। हाँ ठीक है, फ्यूचर्स मार्केट लिखा, फ्यूचर्स मार्केट गारंटी है तब भाई वो भी नहीं है, चल बात ही खत्म। फॉरवर्ड मार्केट में हाँ वो एक रिस्क रहेगा, दोनों कैटेगरी। लास्ट, सिस्टमिक रिस्क, वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स इंस्टीट्यूशंस में अराइज फ्रॉम एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन, मतलब बहुत ज्यादा ही अब लोग घुस गए हैं, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो अभी रिसेंट में चल रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट भी एसटीटी इंक्रीज कर रहा है रेगुलरली साल भर से, बिकॉज ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है स्पेक्यूलेशन यूजिंग डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। मार्केट रेगुलेटर्स अटेम्प्ट टू रिड्यूस सिस्टमिक रिस्क थ्रू रेगुलेशन। स्पेक्यूलेशन देखो अपने बोले एक होता है हेज, एक होता है स्पेक्यूलेशन। हेज होता है मेरे पास ऑलरेडी माल है, एग्जिस्टिंग रिस्क को कम करने के लिए बाय सेल कर रहा। स्पेक्यूलेशन हम कर रहा मतलब एग्जिस्टिंग रिस्क को बढ़ाने के लिए हम बाय या फिर सेल कर रहे। हम बाय भी कर सकते हैं, हम सेल भी कर सकते हैं। मान लो हम ऐसे ही पुट ऑप्शन जाके सेल कर दिए, कंपेयर टू जीरो, मेरा रिस्क तो अब है ना कुछ। सेकंड केस हम कॉल ऑप्शन जाके बाय कर दिए, ऐसे कंपेयर टू नथिंग, मेरा रिस्क अब थोड़ा सा है ना, तो दैट इज माय स्पेक्यूलेशन। हमको लग रहा है ये हो जाएगा, उसके बेसिस पे हम बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। तो ये नॉर्मली बबल्स के दौरान होता है। सबको लगता है तेज होना ही है, घटे तो ले लो, बिना कुछ सोचा ले लो, और घट गया एवरेज कर लो। तो जब ऐसा सिनेरियो होता है दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक रिस्क, की एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन होने लग गया इन डेरिवेटिव्स। द सेंट्रल क्लियरिंग रिक्वायरमेंट फॉर, हाँ ठीक है, थ्रू रेगुलेशन। अब जैसे स्वैप मार्केट में क्या होता था पहले, ओवर द काउंटर था, रेगुलेशन नहीं था ऐसा उतना, एंड इट वाज अ लॉन्ग टर्म, भाई 2-3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, मल्टीपल पेमेंट्स वर इन्वॉल्व। एक पेमेंट हो भी क्या हो सकता है, दूसरा तीसरा में सॉरी बोल दे। अच्छा पहला पेमेंट ले लिया, जब पेमेंट देने का बारी आया तब सॉरी बोल दे। तो ये सब सिचुएशन में फिर इन लोग क्या किए, काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क के लिए नहीं, अब ये भी आपको सेंट्रल क्लियरिंग हाउस के थ्रू ही जाना पड़ा। तो ऐसे करके व्हाट दे डिड, दे रिड्यूस द सिस्टमिक रिस्क, मतलब जो एक सिस्टम होता है ना प्रॉपर, उसका रिस्क को ओवरऑल घटाने के लिए। तो इसमें एग्जांपल में इफ यू वांट यू कैन राइट कि अभी एसटीटी जो बढ़ा है दैट इज आल्सो टू रिड्यूस सिस्टमिक रिस्क।